हेलो और नमस्कार। आज रैप दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्रीज में से एक है। करोड़ों लोग इसे सुनते हैं और हजारों आर्टिस्ट इसे अपना करियर बना चुके हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, रैप की शुरुआत किसी बड़े म्यूजिक स्टूडियो से नहीं हुई थी। रैप की शुरुआत हुई थी न्यूयॉर्क की उन तंग गलियों से, जहां लोगों के पास पैसा कम था, गरीबी थी, लेकिन अपनी कहानी सुनाने का जुनून था। एक ऐसी आवाज जो पहले सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित थी, लेकिन आज पूरी दुनिया की लैंग्वेज बन चुकी है। लेकिन क्वेश्चन ये है, आखिर रैप बना कैसे, किसने शुरू किया और कैसे स्ट्रीट की ये आवाज आज बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है। आज की इस वीडियो में हम रैप की कंप्लीट हिस्ट्री जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि रैप होता क्या है। रैप एक तरह का म्यूजिक स्टाइल है जिसमें वर्ड्स को एक फिक्स बीट और लय के साथ स्पीड से गाया जाता है। ट्रेडिशनल म्यूजिक की तरह इसमें सुर नहीं होते, बल्कि ये वर्ड्स, राइम और बोलने की कला पर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। और इस म्यूजिक स्टाइल को गाने वाले आर्टिस्ट रैपर कहलाते हैं। गरीबी और अत्याचार ने रैप कला को जन्म दिया। ये बात उन दिनों की है जब 1970 के दशक में न्यूयॉर्क सिटी के ब्रॉन्क्स नामक जगह पर बहुत गरीबी और बेरोजगारी थी, और वहां के लोग नस्लवाद और अत्याचार फेस कर रहे थे। और काफी फ्रस्ट्रेट होकर वहां के यूथ ने म्यूजिक, डांस और आर्ट का सहारा लिया और रैप के थ्रू पूरी दुनिया को अपनी प्रॉब्लम्स बताई और स्ट्रगल को एज एन आर्ट प्रेजेंट किया। रैप को किसी एक पर्सन ने नहीं गाया, बल्कि इसे ग्रुप में गाया गया। जब इसे शुरू किया गया था तो ये सिर्फ बातचीत करने का जरिया था, लेकिन बाद में इसे बीट के साथ गाना शुरू किया गया। 1970 के दशक में साउथ ब्रॉन्क्स में जो भीषण गरीबी फैली थी, उसका मेन रीजन था रेड लाइनिंग। रेड लाइनिंग का मतलब है कि एक ऐसी भेदभावपूर्ण सिस्टम जिसके तहत बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और गवर्नमेंट एजेंसीज किसी पर्टिकुलर एरिया को रिस्की मानकर वहां रहने वाले लोगों को होम लोन, इंश्योरेंस एंड अदर फाइनेंशियल सपोर्ट में इन्वेस्ट नहीं करती, जिस कारण वहां की पूरी इकोनॉमी खतरे में आ जाती है। और ये पॉलिसी मेनली नस्ल के बेसिस पर काम करती थी, और इसके कारण डार्क स्किन टोन लोग और माइनॉरिटी कम्युनिटीज की हालत खराब होती चली गई। उन दिनों न्यूयॉर्क में कलरिज्म काफी ज्यादा प्रचलन में था, और अगर आपको कलरिज्म के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है। आप उसे देखकर कलरिज्म की पूरी हिस्ट्री जान सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो उस समय रंग भेद के कारण भी ब्रॉन्क्स शहर की ऐसी हालत हुई, और 1930 के दशक में अमेरिकी सरकार की होम ऑनर्स लोन कॉरपोरेशन ने शहरों के मैप्स बनाए। इन नक्शों में इलाकों को उनकी सेफ्टी लेवल के अकॉर्डिंग 4 कलर्स में बांटा गया, जो इस प्रकार थी। हरा सबसे सेफ है, नीला और पीला हर समय सेफ नहीं है, और लाल मोस्ट अनसेफ, इसमें तो इन्वेस्ट करना ही नहीं है। और इन पॉलिसीज का ब्रॉन्क्स पर बहुत बुरा प्रभाव हुआ, और यहाँ के लोग डार्क स्किन टोन के थे। इसी कारण इनकी हालत बद से बदतर होती चली गई, और यहाँ के यूथ बेरोजगार होते गए, और गरीबी अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई। और यहाँ के यूथ ने फ्रस्ट्रेट होकर रैप एंड हिप हॉप का सहारा लिया। रैप म्यूजिक और हिप हॉप कल्चर को जन्म देने में इन 4 लोगों का सबसे बड़ा हाथ माना जाता है। पहले हैं डीजे कूल हर्ब, इन्हें फादर ऑफ हिप हॉप कहा जाता है। 11 अगस्त 1973 को इन्होंने ब्रॉन्क्स में एक बैक टू स्कूल पार्टी रखी थी, और उन्होंने 2 टर्न टेबल्स का यूज करके उस सॉन्ग के सिर्फ ड्रम बीट्स को लंबा खींचने की नई टेक्निक खोजी, जिसे ब्रेक बीट कहा गया। दूसरे हैं कोक ला रॉक, ये वर्ल्ड के सबसे पहले एमसी यानी मास्टर ऑफ रैपर माने जाते हैं। जब डीजे कूल हर्क बीट बजा रहे होते थे तो कोक लोगों को उत्साहित करने के लिए म्यूजिक के बीच में कुछ वर्ड्स गाते थे, जिससे रैप की शुरुआत हुई। और थर्ड पर्सनैलिटी है
ग्रैंड मास्टर फ्लैश। उन्होंने डीजे कूल हर्क की बीट तकनीक को और मॉडर्न बनाया। उन्होंने स्क्रैचिंग, बैक स्पिनिंग और बीट मिक्सिंग जैसी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को बनाया, जिसने रैप म्यूजिक की बीट्स को एक बिल्कुल ही नया और क्लीन म्यूजिक बेस दिया। अब जानेंगे फोर्थ पर्सन के बारे में, जो है अफ्रीका बम्बाटा। इन्हें भी हिप हॉप का गॉडफादर कहा जाता है। इन्होंने म्यूजिक को सड़कों की गैंग वॉर से निकालकर एक सांस्कृतिक आंदोलन में बदला। इन्होंने ही सबसे पहले हिप हॉप वर्ड को लोकप्रिय बनाया और यूनिवर्सल जुलू नेशन की स्थापना करके रैप, ब्रेक डांस, डीजेइंग और ग्राफिटी को एक साथ जोड़ा और इस तरह रैप बना और दुनिया ने इसे जानना शुरू किया। ये तो थी विदेश की बात, लेकिन रैप हमारे देश में तब से था जो आप सोच भी नहीं सकते। तेज गति से शब्दों को लय में बोलने की कला भारत में सदियों से मौजूद है। भले ही मॉडर्न हिप हॉप कल्चर अमेरिका से आई हो, लेकिन स्टोरी टेलिंग और लयबद्ध गायन की हमारी अपनी समृद्ध परंपराएं रही हैं। हमारे इंडिया में हजारों सालों से संतों और लोक गायकों का कल्चर रहा है। वे बिना किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के या तो ढोलक की नॉर्मल थाप पर तालबद्ध तरीके से स्टोरीज, भजन या किस्से सुनाते थे। अब जानते हैं टप्पा के बारे में। ये एक इंडियन शास्त्रीय गायन शैली है जो पंजाब के ऊंट चलाने वाले लोगों के लोकगीत से आई है। टप्पा को अक्सर इंडियन रैप कहा जाता है क्योंकि इसमें शब्दों को बहुत तेज और लगातार प्रवाह में बोला जाता है। कन्ना कोल भी इसी तरीके का साउथ इंडियन म्यूजिक है जो लयबद्ध रूप से ताल को ओरली प्रेजेंट करने की आर्ट है, जो मॉडर्न बीट बॉक्सिंग और रैप से काफी करीब है। अब जानते हैं पठंत के बारे में। ये कथक जैसे शास्त्रीय डांस में आर्टिस्ट जब ताल और छंद को मौखिक रूप से तेज आवाज और लय में पढ़ते हैं तो वह भी रैपिंग जैसा ही इफेक्ट पैदा करता है। बिहार में गाया जाने वाला बिरहा, जो कि यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में गाया जाने वाला बेहद जोशीला गीत है। इसमें ढोलक और झांझ की तेज थाप पर सिंगर्स बहुत ही तेज रफ्तार में कहानियों और किस्से सुनाते हैं और इसका सब्जेक्ट सामाजिक और हिस्टोरिक घटनाओं पर होता है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे रैप में स्टोरी टेलिंग होती है। और बिहार में गाया जाने वाला जोगीरा होली गीत, ये होली के टाइम पर गाया जाता है, जिसका इतिहास काफी पुराना है। इसमें जोगीरा, सारा रारा सभी ने सुना होगा। इस ट्रेडिशनल सॉन्ग में एक पर्सन बहुत ही स्पीड में व्यंग्यात्मक तरीके से बोल रहा होता है और बाकी सब लोग सारा रारा कहकर उसका साथ देते हैं। ये बिल्कुल ही हिप हॉप ट्रैक के कॉल एंड रिस्पॉन्स, यानी एक बोलेंगे और बाकी सब पीछे से दोहराएंगे जैसा होता है। और शादियों में बटगवनी और व्यंग्या गीत भी इसी तरीके के राइम पर गाया जाने वाला म्यूजिक है। इसमें लोग तेज रफ्तार से मजाकिया ताने और व्यंग्य कसते हैं और इसका ताना बाना आज के रैप के डिस ट्रैक से काफी मिलता जुलता है, जिसमें एक दूसरे पर शब्दों से वार किया जाता है म्यूजिक के थ्रू। अब जानते हैं वेस्ट बंगाल के कवि गान के बारे में। ये 18th to 19th सेंचुरी की परंपरा थी। इसमें दो कवि आमने सामने बैठकर बिना किसी स्क्रिप्ट के मौके पर ही कविता बनाकर एक दूसरे पर शब्दों का वार करते हैं, जो आज के रैप बैटल का सबसे सटीक एग्जाम्पल है। ऐसा ही म्यूजिक है पुवाड़ा, जो महाराष्ट्र में गाया जाता है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय का एक जोशीला लोक गीत है, जिसमें गायक एक तरह का डफली जैसा दिखने वाला वाद्य यंत्र की तेज थाप पर बहुत ही तेज गति और ऊंची आवाज में वीरता की कहानी पढ़ते थे। इसका रिदम और फ्लो बेहद अग्रेसिव और रैप जैसा होता है। अब जानते हैं राजस्थान के फड़ या चारण शैली के बारे में। हिस्ट्री में चारण और भट्ट सोसाइटी के लोग राजाओं की वीर गाथाओं को बहुत ही स्पष्ट, तेज और कवितापूर्ण अंदाज में पढ़ते थे, जिसे बिना राग के सिर्फ एक निश्चित छंद पर बोला जाता था। इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में फोक म्यूजिक रैप से मिलते जुलते हैं। अब समझते हैं कि रैप
बॉलीवुड इंडस्ट्री में कब और कैसे आए? इंडियन बॉलीवुड में रैप की शुरुआत 1968 में ही हो गई थी, लेकिन इसे एक मेन स्ट्रीम म्यूजिक जेनरी और पॉप कल्चर के रूप में 1992 में बाबा सहगल ने स्थापित किया। इंडियन सिनेमा का सबसे पहला रैप स्टाइल गीत 1968 की फिल्म आशीर्वाद के ट्रैक रेलगाड़ी था। इसे दिग्गज एक्टर अशोक कुमार के थ्रू किया गया था। रैप ने बॉलीवुड में 2010 के दशक में बड़ा विस्फोट किया। रैप को गली गली तक पहुंचाने और इसे इंडिया का सबसे बड़ा कॉमर्शियल जनरी बनाने का क्रेडिट यूयो हनी सिंह को जाता है। 2011 में इंटरनेशनल ब्लेजर एल्बम और बॉलीवुड म्यूजिक जैसी अंग्रेजी बीट, हाई हील्स, इस तरह के गानों ने तहलका मचा दिया। हर पार्टी और क्लब में रैप इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया। हनी सिंह की सक्सेस के बाद बादशाह, रफ्तार और मीका सिंह जैसे आर्टिस्ट ने बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में रैप और हिप हॉप को एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में बदल दिया। आज इंडियन रैप एक अरबों की इंडस्ट्री बन चुका है, जिसे देसी हिप हॉप भी कहा जाता है। मुंबई की जुगियों से डिवाइन और नेजी जैसे आर्टिस्ट ने स्ट्रीट रैप की शुरुआत की, जो उनकी अपनी लाइफ और स्ट्रगल पर बेस्ड थी। 2019 में आई फिल्म गली बॉय ने इस अंडरग्राउंड कल्चर को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। अपना टाइम आएगा जैसे गानों ने इंडियन हिप हॉप को दुनिया भर में पहचान दिलाई। अमेरिका में 1970 के दशक की ब्लॉक पार्टियों से शुरू होकर यह 90 के दशक तक गैंगस्टर रैप और ईस्ट कोस्ट बनाम वेस्ट कोस्ट की प्रतिद्वंदिता के साथ एक कॉमर्शियल इंडस्ट्री बना। अब जानते हैं यूके के बारे में। 80 के दशक में ब्रिटेन में रैप की शुरुआत हुई। अमेरिकी शैली को अपनाने के बाद यूके के आर्टिस्ट ने अपनी स्थानीय आवाज उठाई और राइम और ड्रिल जैसी सब जॉनर्स बनाई। स्केप्चा, स्टॉर्म जी और सेंट्रल सी ने इसे यूरोप का सबसे बड़ा रैप हब बना दिया। अब जानते हैं जापान में रैप के इम्पैक्ट क्या थे। 1980 के दशक की स्टार्टिंग में टोक्यो के क्लबों में रैप आया। जापानी आर्टिस्ट ने इसे अपनी ट्रेडिशनल म्यूजिक और लैंग्वेज मिलाकर जे हिप हॉप का निर्माण किया। वहीं साउथ कोरिया के पॉप इंडस्ट्री में रैप सबसे बड़ा ग्लोबल एक्सपोर्ट है। देखा जाए तो दुनिया के हर कोने में आज रैप घर कर चुका है। अगर हम पूरी हिस्ट्री ऑफ रैप को देखें तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि रैप कभी सिर्फ म्यूजिक नहीं था। ये उन लोगों की आवाज था जिनकी बात कोई नहीं सुनना चाहता था। ये उन सपनों की कहानी थी जो मुश्किलों के बीच भी जिंदा रहे। आज रैप पूरी दुनिया में है। हर कंट्री, हर लैंग्वेज और हर जनरेशन ने रैप को अपने तरीके से अपनाया। कहीं ये सिस्टम के खिलाफ आवाज बना, कहीं मोटिवेशन का सोर्स बना और कहीं अपनी आइडेंटिटी को दुनिया के सामने रखने का जरिया बना। टैलेंट कभी प्लेटफॉर्म का मोहताज नहीं होता, ये कहीं से भी आवाज उठाता है। एक आर्टिस्ट ही जानता है कि उसकी कला उसके लिए क्या मायने रखती है। ओके, मैं यहाँ पर इस वीडियो को एंड करती हूँ। और हाँ, बिकॉज एट द एंड रैप इज नॉट जस्ट अबाउट rhythm and rhyme. It's about truth, struggle, identity, and the courage to be heard. And congratulations, आपने अपनी नॉलेज डेवलप करना स्टार्ट कर लिया है। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।